स्टूडेंट्स, मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा था। अभी तक मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में बताया। आज मैं बताऊंगा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समितियां या सहकारी संगठन भी कहते हैं इनको। जैसे नाम से स्पष्ट है, सहकारिता होता है मिलकर काम करना। सह का मतलब मिलकर, कारिता मतलब कार्य करना, वर्किंग टुगेदर। ठीक है, अगर इसका हम बेसिक प्रिंसिपल देखें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, अर्थात ईच फॉर ऑल, प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के लिए। इस सिद्धांत के आधार पर जो है सहकारी समितियां काम करती हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 बना है, उसके अनुसार कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कंपलसरी है, और उसके बाद कोई भी समिति जो है कार्य करती है। अगर आप इसका मीनिंग लेके चले हम, तो इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ पर्संस हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। बोलता है यह एक स्वतंत्र या स्वतंत्र लोगों की एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग जो है, जो सदस्य होते हैं, उनके भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है सहकारिता। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग अपना छोटा छोटा अंशदान एक समिति के पास जमा करवाते हैं, और वो जो राशि है एक बड़ी राशि होती है, जिससे कि जिनको जरूरतमंदों को या तो पैसे की जरूरत पड़े तो पैसा दे दिया जाता है, या वो उस पैसे से जो जरूरतमंद जो जरूरत की वस्तुएं हैं उनको खरीदते हैं, और इकट्ठे रूप में उस पैसे से खरीदा जाता है, वस्तुएं माल खरीदा जाता है। और जब आप अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ती हैं। ठीक है, और सस्ते दामों पर फिर सदस्यों को वो वितरित की जाती है, अर्थात उनको इस प्रकार से उनकी हेल्प की जाती है। या उस पैसा है आपके पास तो पैसा इकट्ठा होता है, जिसको जरूरत पड़े उस कॉमन पूल से, या जो समिति के पास सब लोगों का पैसा आ जाता है कॉमन रूप में, और वो जो है जरूरतमंदों को, जिनको जरूरत हो उनको बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से संगठन चलता है। और मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक 1912 बना है, उसके अनुसार ये व्यवसाय चलता है। इसके मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे कि आपने सुना कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उपभोक्ता सहकारी समितियां। ठीक है, लोगों को वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, जैसे राशन है और दूसरी वस्तुएं होती हैं, तो लोग सोसाइटीज के रूप में मेंबरशिप लेते हैं और सभी अपना अपना अंशदान डालते हैं, और उस पूंजी से, उस पैसे से जो इकट्ठा होता है, लोगों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, उससे वस्तुएं खरीदी जाती हैं। और जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तो वो वस्तुएं थोक में खरीदते हैं तो वो सस्ती पड़ती हैं, और बाजार से, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो हमारे बिचौलिए होते हैं या जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, उनके चुंगल से बचने के लिए फिर सोसाइटी के माध्यम से वो माल खरीदा जाता है सस्ते दरों में, और फिर कंज्यूमर को दे दिया जाता है। इस तरह से मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, विपणन समितियां बनी होती हैं। जो लोग उत्पादन करते हैं, जैसे किसान है, उत्पादन करते हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलती है, तो लोग इकट्ठे होकर समिति बनाते हैं और अपना माल जो समिति के माध्यम से बेचते हैं, ताकि उनको उचित दाम मिल सकें। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जिसमें मैंने बताया कि लोग इकट्ठा पैसा करते हैं, और जरूरतमंद जो सदस्य होते हैं वहां से वो सस्ते ब्याज दरों में पैसा प्राप्त कर लेते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, खेतीहर या किसान सोसाइटीज होती हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे जैसे बीज है आपका, खाद है आपकी, या जितने भी औजार हैं या ट्रैक्टर आदि की जरूरत पड़ती है, जब उन्होंने खरीदना होता है तो बाजार से महंगा मिलेगा, इसलिए सोसाइटी के माध्यम से खरीदेंगे, अधिक मात्रा में खरीदेंगे तो वो वस्तु उनको सस्ती पड़ती हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, हालांकि इनके बारे में डिटेल में आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, गृह समितियां होती हैं, जो लोग जिनके पास घर नहीं है तो सोसाइटी के माध्यम से मकानों का निर्माण किया जाता है इकट्ठे रूप में, और वहां से फिर अलॉटमेंट करके उनको सस्ते दामों में मकान प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब इसके आधार पर ही इसकी विशेषता है, जैसे कि मैंने बताया वॉलंटरी मेंबरशिप। पहली बात है इसकी जो मेंबरशिप होती है, सदस्यता होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से जो है लोग उसमें सदस्य बनते हैं, स्वैच्छिक सदस्य जिसको कहा जाता है। और कोई भी सदस्य, ठीक है ना, अपने अंश को दूसरों को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इसमें ये भी जरूरी है। और जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको पूरा अधिकार होता है। जैसे मेंबरशिप ली जाती है तो वोटिंग का राइट आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है लीगल स्टेटस, वैधानिक स्थिति। मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट
112 बना हुआ है उसके अनुसार इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। तो इस प्रकार के व्यवसाय को पूरी तरह से वैधानिक दर्जा मिला होता है कि आप इस तरह समिति के रूप में व्यवसाय कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, जो इसके सदस्य होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो बिल्कुल सीमित होता है, जितना उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया है वहां तक ही उनकी लायबिलिटी बनती है। कंट्रोल, इसके ऊपर जो नियंत्रण होता है इस तरह के व्यवसाय के ऊपर, उसमें एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक आपका प्रधान बनता है, एक सचिव बनता है, एक आपका ट्रेजरर बनता है, ठीक है। और इस प्रकार से इसकी एक समिति बनाई जाती है, एक वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। तो उस कमेटी के द्वारा इस प्रकार के जो सोसाइटी है उसकी मैनेजमेंट है, उसकी कार्य की देखरेख की जाती है। आगे है सर्विस मोटिव। इस प्रकार की जो सोसाइटीज होती हैं इनका उद्देश्य ही अपने सदस्यों की सेवा करना है, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, उनको उचित दामों में वस्तुएं उपलब्ध करवाना है या सस्ते दामों में ऋण उपलब्ध करवाना होता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि ये सर्विस मोटिव के आधार पर ही बनाई जाती हैं और काम करती हैं। आगे इक्वलिटी टू वोटिंग राइट, ठीक है। हर एक जितने मेंबर्स हैं उनको वोटिंग राइट है। इक्वल का मतलब एक मत एक व्यक्ति एक मत का अधिकार होता है, चाहे उसने कितने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे उसने कितने पैसे लिए लगाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। एक मेंबरशिप को एक मेंबर को एक मत देने का ही अधिकार होगा, चाहे उन्होंने कितने पैसा उसमें दिया है। कैश ट्रेडिंग, ज्यादातर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं कोशिश करती हैं कि नगद में ही लेन देन किए जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। उधार में अगर कोई बेचना चाहे तो बेच सकता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडिंग इसमें कैश ट्रेडिंग ही होती है। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था, इसमें जो मेंबरशिप है उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाता है वो पैसा, साथ ही सरकार के द्वारा भी कई बार इनको ग्रांट अनुदान आदि दिया जाता है। बाकी इसके ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 लागू होता है तो गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, इनडायरेक्ट पेपर इसके ऊपर रहता है। और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जो इसका लाभ होता है उसको किस तरह से बांटा जाता है, जो लाभ होता है वो जो सदस्य हैं उनके बीच में अलग अलग प्रकार से, जैसे जो प्रॉफिट होता है उसको 1/4 एक आप रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं भविष्य के लिए, ठीक है ना, उस रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह जो सदस्य होते हैं उनको डिविडेंड के रूप में पैसा दिया जा सकता है, लेकिन वो 10% से अधिक नहीं हो सकता है। अगर समिति ने डेवलपमेंट के कार्य करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी 10% जो प्रॉफिट का है वो खर्चा किया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है। और बाकी बोनस के रूप में पैसा दिया जाता है, लेकिन उसके आधार पर दिया जाता है पैसा, बल्कि जो सदस्य के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है समिति में, ठीक है, जैसे खरीदता है अधिक मात्रा में खरीदता है तो उसको ज्यादा बोनस दिया जाता है। तो इस प्रकार से बोनस या प्रॉफिट का डिस्पोजल उसमें बंटवारा किया जाता है। तो दीज वर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में इसकी रजिस्ट्रेशन और इसके गुण दोष आदि करवाऊंगा।